चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि करंट एसेट क्या चीज़ है। आई होप आपने जो प्रीवियस वीडियो है वो साथ साथ देख रहे हैं, और यहाँ पर मैं ये चाहूँगा कि आपने एसेट वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी, तभी आपको एसेट का मीनिंग पता होगा, तो करंट एसेट अच्छे से समझ आएगी। तो साथ के साथ वीडियो ज़रूर देखते रहें। अभी हम बात कर रहे हैं कि एसेट जनरल इंस्ट्रक्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यानी बैलेंस शीट को बनाने के वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले करंट एसेट की बात कर लेते हैं। करंट एसेट आपको किन को मानना है। एन एसेट शैल बी क्लासिफाइड एज अ करंट व्हेन इट इज सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जब इनमें से कोई भी कंडीशन आप पूरी कर लेते हैं तो हम उसको एसेट मानेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज। देखिए यहाँ एक्सपेक्टेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पैसे मिलने की उम्मीद होनी चाहिए। जैसे सपोज करो आपको एक ऑनेस्टी पर्सन है जो मिस्टर राम है, बहुत ईमानदार है, उससे पैसे लेने, तो ठीक है, आपकी जेन्युइन सी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल वैलिड है। पर सपोज करो आपने किसी डोन है, वो मान लेते हैं कि दाऊद को पैसे दे रखे हैं और दाऊद से पैसे लेने, इट्स एन अनएक्सपेक्टेड, आपको उम्मीद खुद को ही नहीं है, तो वहां से पैसे मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो चीज जहां पर आपकी एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, आपको खुद को उम्मीद है, हम उसकी बात कर रहे हैं। चलिए, और अगर कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट की बात करें, इंटेंडेड यानी इरादा, यहाँ हिंदी में वर्ड भी यूज कर दिया। आपका इरादा होना चाहिए किस चीज का, या तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे या फिर क्या करेंगे, उसको खुद इस्तेमाल करेंगे एज ए रॉ मटेरियल, तो ये आपको करना चाहिए। लेकिन ये कब होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग पीरियड होना चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग पीरियड यानी कि एक बिजनेस में जब हम एक रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस करते हैं, फिर उसका मान लिया फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसको डेटर पे जाता है, फिर क्रेडिट पीरियड आता है, फिर इस तरह से एक साइकिल होता है। तो आपका ये बिजनेस में नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान होना चाहिए। तो आई होप ये कंडीशन पूरी समझ में आए। सेकंड कंडीशन है वो तो एक नॉर्मल सी कंडीशन है, इट इज हेल्ड प्राइमरी। देखिए आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए, व्यापार के दृष्टिकोण से होना चाहिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बिजनेस। जो भी लेन देन कर रहे हैं आप बिजनेस के हिसाब से कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन अगेन इट्स एन एक्सपेक्टेड टू रियलाइज। जो एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है, जो पैसा मिलना है, वो कहां तक कब तक मिलना चाहिए, विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। अच्छा, अगर आपको ये कहूं कि 12 महीने कहां से लेने हैं, क्या हमने जैसे फाइनेंशियल ईयर, आई होप आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल ईयर की वीडियो के अंदर मैंने कब बताया था, कहां से स्टार्ट होता है, कौन सा रेलिवेंट करता है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 ऑफ द कंपनी एक्ट बताता फाइनेंशियल ईयर। तो अप्रैल से लूं या फिर कहां से मैं मानूं, जो मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड टू रियलाइज डेट, तो यहां पर आपको रिपोर्टिंग डेट से मानना होगा। ठीक है, तो आई होप तीनों कंडीशन आपको समझ में लगी होंगी। और इनके अलावा जितने भी हैं वो कौन से हैं, नॉन करंट माने जाएंगे। और ये जो कंडीशन में आता है, इनमें से किसी भी शर्त को पूरी करता है, वो करंट एसेट में माना जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट बातों को थोड़ा सा गौर फरमाते हैं कि मैंने अभी ऊपर थर्ड कंडीशन में रिपोर्टिंग डेट का, रिपोर्टिंग डेट क्या चीज होती है। द रिपोर्टिंग डेट इज द लास्ट डे, आखिरी दिन होता है किस चीज का, ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्ट देने के पीरियड का आखिरी दिन। किस चीज की रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं। तो इस दिन आखिरी दिन, अच्छा आखिरी दिन में रिपोर्टिंग डेट के अंदर क्या होता है, एक ऑथराइजेशन टू इशू। यानी अगर आपके जो कंपनी के संचालक हैं, अगर मैं ये कंपनी की बात करूं या किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात करूं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, सपोज करो आपका ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को हो गया, साल जैसे खत्म हुआ। अब एकदम से तो ऐसा नहीं है कि उसी दिन हमने अपना जो बिजनेस के सारे लेन देन बिल्कुल प्रॉपर रिकॉर्ड वगैरह बना के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बस बना दिए, थोड़ा सा टाइम पीरियड लग सकता है, से 12 मंथ, नहीं 12 मंथ सॉरी, यहाँ पर आपको ये मानिए 2 महीने एक्स्ट्रा लग गए। तो 31 मार्च के बाद में आपका पीरियड ले लेते हैं, मार्च के बाद में 1 अप्रैल ले लेते हैं, और ये मई भी ले लेते हैं, 2 महीने ले लेते हैं। तो 2 महीने आपने कंपाइलेशन में लगा दिए रिकॉर्ड के। तो आपने अपने हिसाब किताब को पैकअप कर लिया, और साल खत्म होने के 2 महीने यानी अप्रैल और मई, तो 1 मई को आपको, या फिर लास्ट ऑफ मई मान लेते हैं, तो यहां 2 महीने पूरे कंप्लीट हो गए। और आपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक अपनी जो साइन करके अथोराइजेशन है वो इशू कर दी है, और साइन कर दी है कि ठीक है ये हमारी तरफ से ओके रिपोर्ट, तो हम उस डेट को रिपोर्टिंग डेट मान रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज होती है, इस दिन वो एक अप्रूवल देते हैं किसको, कि हाँ ठीक है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारी तरफ से वेल एंड फाइन है, वैलिड है, गुड है। तो जिस दिन ईयर खत्म होता है उसके बाद में जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी अप्रूवल दी, उसको रिपोर्टिंग डेट मान रहा हूं मैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग डेट से आपको एक्सपेक्टेड टू रियलाइज होना चाहिए कितने टाइम पीरियड तक, विद इन 12 मंथ आपको रियलाइज होना चाहिए।
यहाँ एक छोटी सी और बात मैं करना चाहूँगा साथ में कि शेल लिखा हुआ है। शेल देखिए मैंडेटरी कंडीशन के लिए कह रहा था, जहाँ पर भी कंपनी एक्ट में आपको वर्ड नजर आए शेल, ये मैंडेटरी कंडीशन के ऊपर गौर कराता है कि ये आपके लिए ऑप्शन नहीं, यू हैव टू एक्ट अपॉन दिस। अगर कोई कंडीशन कही है कि ये मानना है तो मानना पड़ेगा आपको, शेल लिखा है। अगर मे की बात करेंगे ये ऑप्शनल होता है। यहाँ पर आप इंग्लिश को बीच में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे अपना माइंड सेट मत कर लेना कि ये एक हेल्पिंग वर्ब है, नॉर्मल सी बात है, नहीं, शेल मतलब मैंडेटरी कंडीशन। और जो द लिखा होता है, द का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर सपोज करो कि टाटा की कई कंपनियां हैं, पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टाटा स्टील की, तो द कंपनी का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ कंपनीज टाटा की जितनी भी हैं या ब्रांच जितनी भी है उनमें सिर्फ और टाटा स्टील की बात कर रहा हूँ। तो द कंपनी का अगर कभी भी वर्ड आगे लगाया जाता है द, तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि जिस टॉपिक पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, जैसे टाटा स्टील मेरा मेन टॉपिक था, तो ये द कंपनी का मतलब है यहाँ कंपनी कोई भी नहीं हो सकती टाटा की, यहाँ पर टाटा स्टील ही होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जरूर साथ में दिमाग में रहे। यहाँ पर एक्सपेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और 12 मंथ ठीक है, रिपोर्टिंग डेट क्या चीज़ है, शेल क्या चीज़ है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो है जिसमें करंट एसेट को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक्स।